बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत मोअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों के खिलाफ किसी भी फॉरम पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। अक्सरियती फैसला सामने आया है कि एफपीआर की रिपोर्ट, मवाद, फैसले या इकदामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एफपीआर की तहकीकात, कार्रवाई और रिपोर्ट कलअदम करार दे दी गई है। इस फैसले के बाद सदारती रेफरेंस के तफसीली फैसले के पैराज 4 से 11 कलअदम हो गए हैं। ये वो पैराज हैं जिनमें सरीना ईसा और बच्चों की जायदादों का मामला एफपीआर को भेजा गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी की तमाम दरखास्तें 6-4 के तनासुब से जो हैं वो मंजूर हुई हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की इनफरादी दरखास्त जो है वो 5 जजेस ने मंजूर और 5 जजेस ने खारिज की है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने नजरसानी अपील के हक में फैसला सुनाने के साथ एक इख्तलाफी नोट भी लिखा है। उन्होंने सरीना ईसा समेत दीगर तमाम फरीकैन की दरखास्तें मंजूर की हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त इस नुक्ते पर मुस्तरद की कि बाहैसियत जज इनको दरखास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मजमूई तौर पर एफपीआर के मामले पर नजरसानी दरखास्तें 6-4 से मंजूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में 19 जून 2020 को अपने दिए फैसले को आज के फैसले में खारिज कर दिया है। 19 जून को जब फैसला सामने आया था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार देने का फैसला तमाम 10 जजेस उसके ऊपर मुत्तफिक थे, जबकि 7 जजेस ने काजी फाइज की अहलिया के टैक्स मामलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफपीआर को भेजने का हुक्म दिया था। अब इनमें से 2 जजेस जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने 19 जून 2020 के अपने ही दिए हुए फैसले को आज के फैसले में खारिज कर दिया है और वो नजरसानी दरखास्तें मंजूर करने वाले जजेस में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का अहवाल आपको बताएं तो दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुअज़्ज़ज़ जज और अदालती साख का सवाल है, इदारे की साख का तकाजा है कि इस मसले को हल किया जाए। हुकूमती वकील आमिर रहमान ने दलाइल दिए कि हुकूमत केस एफबीआर को भिजवाने का दिफा करने में हक बजानिब है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। अमल दरामद के बाद फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी भी मवाद का जायजा लेने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने दलाइल ये दिए कि आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के काम में मदाखलत नहीं कर सकती। हुकूमती वकील आमिर रहमान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सवालात ही सारे केस की बुनियाद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा जवाब दें तो तनाज़ा जो है वो हल हो सकता है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या मुझे टैक्स कमिश्नर ने तलब कर रखा है, जिस पर गुफ्तगू हो रही है। क्या अदालत इनकम टैक्स ऑफिसर है? एफपीआर रिपोर्ट पर गुफ्तगू करके वक्त जाया किया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हुकूमती वकील के दलाइल के दौरान बार बार मदाखलत करने पर बेंच के रुकन जस्टिस मंजूर मलिक ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुखातिब करके कहा कि काजी साहब, आपको उर्दू और इंग्लिश में कई बार समझा चुका हूँ, अब लगता है आपको पंजाबी में भी समझाना पड़ेगा। काजी साहब मेहरबानी करें और बैठ जाएं। हुकूमती वकील आमिर रहमान ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि अदलिया की आज़ादी जजेस के एहतसाब से मुंसलिक है। एक जज के अहले खाना की ऑफशोर जायदादों का केस सामने आया है। रेफरेंस कलअदम हो गया, लेकिन तनाज़ा अब भी बरकरार है। अवामी एतमाद की बहाली के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ा ख़त्म हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस तनाज़े के हल के लिए मुतलका फोरम है। दलाइल मुकम्मल होने पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो जायदादें खरीदी गईं इनके ज़राए की तस्दीक एफबीआर का काम है। मौजूदा केस में तहकीकात सरीना ईसा के खिलाफ शुरू हुई। इस मामले को दबाना ज़बरदस्ती ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अगर हुकूमती वकील इन 3 सवालात का जवाब मस्बत देंगे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जवाब दें, और अगर आप इन 3 सवालात के जवाबात मनफी देंगे
तो बात यही खत्म। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन 3 सवालात के जवाबात देने से इनकार किया है। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहा कि आप मेरे मुंह में अल्फाज डालकर बात ना करें। मैंने सवालात का जवाब देने से इनकार नहीं किया, मैंने सिर्फ सवालात पर एतराज उठाया था। बहरहाल अब इस केस का मुख्तसर फैसला जो है वो हमारे सामने आ चुका है, मगर कुछ कंफ्यूजन है जो अभी भी बाकी है। क्या ये मामला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया? इसके ऊपर बड़ी बहस की जा रही है कि अब वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो गया, या अभी भी इस पर मजीद जो है वो कानूनी जंग चलती रहेगी। वो मालूमात जो FBI की तरफ से आई थी उस हवाले से ऑर्डर में क्या है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और ये जिस कि मैंने कहा कि एक बड़ा सवाल है कि क्या हुकूमत क्या कोई मज़ीद कोई और रेफरेंस भी जो है वो बना सकती है, हुकूमत जो है वो इस मुद्दे को दोबारा भी उठा सकती है, या फिर जो है वो मामला यहीं पर ख़त्म हो गया है और अब इसको जो है वो नहीं उठाया जाएगा। आपको बताएं कि 10 रुकनी बेंच था जिसमें 6-4 की अक्सरियत से केस का ये मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया है। आज की बड़ी अहम खबर है, बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत जो मौजूद जजेस जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने जो है वो फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया और बच्चों के खिलाफ किसी भी फॉरम पर जो है वो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। ये बहुत अहम जो है वो आज का फैसला है। अदील वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर इस मुद्दे के ऊपर, इस मामले के ऊपर बड़ी गहरी नज़र जो है वो उनकी है। उनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या उन्होंने क्या जो है वो इसमें डिस्कवर किया। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। अदील मुझे ये बताएगा कि ये एक तारीख़ी केस है, बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे हैं इस केस के दौरान, बड़ी चहमगोइयाँ भी होती रही हैं, बड़े सख्त जुमलों का तबादला भी होता रहा है, सबकी नज़रें इसके ऊपर जमी हुई हैं, बिलाखिर आज फैसला आ ही गया। अब बताइएगा कि क्या जो ये एक बात हो रही है कि अब हमेशा के लिए जो है ये मुद्दा ख़त्म हो गया, ये वाकई हो गया या अभी मज़ीद बात होगी इस पर? जी बिल्कुल, ये मुद्दा जो है ये एक इसका जो पहलू है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, वो ख़त्म इस तरह हो गया कि एक हुकूमत का रेफरेंस आया जो 19 जुलाई 2020 को कलअदम हुआ और मामला FBI को चला गया। 7 जज मामला FBI को भेजते हैं। उनमें जब नजरसानी दरख्वास्त आती है तो इस दौरान एक जज साहब रिटायर हो जाते हैं, फिर उनकी जगह एक नए जज आते हैं अमीनुद्दीन साहब। होता यह है कि जो 2 जज साहब हैं उन 7 जज साहिबान में से वो अपना फैसला तब्दील कर देते हैं और कहते हैं कि पहला फैसला दुरुस्त नहीं था, और जो नए जज साहब हैं वो भी उन्हीं दोनों जज साहिबान का साथ देते हैं। तो यूं वो 10 रुकनी बेंच में पहले 3 जज जो माइनॉरिटी में थे, 3 मजीद उनमें ऐड हो जाते हैं और ये मेजॉरिटी बन जाती है, और बाकी जज 4 जो हैं वो माइनॉरिटी में रह जाते हैं। इसमें वो रिपोर्ट, वो जो FBI की रिपोर्ट थी जिसमें जायदादों के हवाले से बात की गई थी सरीना ईसा साहिबा के, और जिसमें वो जो टैक्स से मुतालिक मामलात जो हैं वो जेर बहस आने थे, उसको सिरे से खत्म कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है, मैं फैसले की 2 सतरें आपको पढ़ के सुनाता हूं कि तमाम सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, एक्शन, ऑर्डर्स और रिपोर्ट्स पर ना तो गौर हो सकता है, इवन गौर भी नहीं हो सकता, अमल भी नहीं हो सकता, और ना ही ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल समेत किसी फोरम पर इसे परस्यू किया जा सकता। यकीनन ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि देखें ये एक रियासत का केस था और ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये केस जो है दायर किया था, और इसमें हुकूमत इसको अपनी फतह करार दे रही थी। जब ये मामला FBI को गया था तो उसमें ये जब बाकी 3 जज साहिबान का ये सामने आना फैसला 7 में से कि उनका जो पहले वाला फैसला है वो दुरुस्त नहीं था, उसमें कुछ सुकम थे, अब वो तफसीली फैसले में चीजें सामने आएंगी, तो इसने ये काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तलवार लटक रही थी वो खत्म हो गई है, अनलेस के इसमें कोई हुकूमत खुद से, कोई FBI खुद से टैक्स के मामलात में ना जाए, इसकी गहराई में, और नए सिरे से कोई इसकी इंक्वायरी ना करे। यही मैं पूछना चाहती थी कि आदिल ये जो वो मालूमात जो FBI की तरफ से आई थी उस हवाले से ऑर्डर में क्या है? अच्छा, ये बहुत दिलचस्प और मामला है। इसलिए ये दिलचस्प मामला है कि एक जानिब जज साहिबान ने, जो मेजॉरिटी जज साहिबान ने कह दिया है कि उस इंफॉर्मेशन पर गौर भी नहीं हो सकता। अब दूसरा मामला है हुकूमत की साइड पे। हुकूमत को मना नहीं किया कि आप मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, इंक्वायरी नहीं कर सकते, क्योंकि देखें FBI एक आजाद इदारा है,
FBR کو ایک ہنٹ تو ملا ہوا ہے. FBR نے کچھ چیزیں اگر دیکھی ہیں تو FBR کو ان چیزوں کو مزید ٹریس کرنے کے حوالے سے اس کو روکا نہیں گیا, صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو روکا گیا ہے اس حوالے سے کہ وہ آلریڈی جو آئی وی رپورٹ ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی. جو موجودہ رپورٹ ہے یہ سمجھے ختم ہو گئی, اس رپورٹ پہ کچھ نہیں ہو سکتا, سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتی. مزید کوئی نیا ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جب یہ پروگرام آپ کا لائیو جا رہا ہے, اس وقت ظاہر ہے حکومت کی لیگل ٹیم سورسز سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور وہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں ابھی اس میں کیا چیز لکھی جاتی ہے. دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز ابھی تک سب سے بڑی چیز جو میرے خیال میں مسز سرینا عیسیٰ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں ایک نوٹس نہیں دیا گیا تھا پراپر, انہیں بس سن لیا گیا تھا انفارمل طریقے سے جو انہوں نے وہ کہتی تھی. تو یہ وہ قانونی ایک پوائنٹ تھا, ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جس پہ اس پر بننے والی جو عمارت ہے وہ گر گئی. تو اس کے بعد اب حکومت تو خود سے تو FBR کو کہہ نہیں سکتی, وہ پھر باعث اس کی وہ ہو جائے گی ساری جو پروسیڈنگ ہے. FBR خود سے اگر اس معاملے میں کوئی ڈیٹا اکٹھا کرے, کیونکہ جو آلریڈی وہ ڈیٹا اکٹھا کر چکی ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا, اب اس معاملے پہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہر ہے ان کے پاس ایک ٹپ تو ہے, ایک انفارمیشن تو آئی ہے ان کے پاس, اس انفارمیشن پہ وہ نئے سرے سے اگر انکوائری کرنا چاہیں تو انلیس کے تفصیلی فیصلے میں اس کو نہ روک دیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ FBR کے پاس اختیار ہے. اچھا عادل, مجھے بتائیں کہ حکومتی حکمت عملی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یا پھر لیگل ٹیم کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی حکمت عملی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر قانون جو ہیں فروغ نسیم صاحب اس درخواست میں وفاقی نمائندگی کر رہے تھے, لیکن نظر ثانی اپیل میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. اٹارنی جنرل جو ہیں وہ خالد جاوید صاحب پہلے ہی ان درخواستوں میں وفاقی نمائندگی سے معذرت کر چکے تھے. جی بڑی اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی تھیں. ایک تو نظر ثانی جو تھی دائر کی گئی تھی مسز سرینا عیسیٰ کی جانب سے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے, تو اس میں حکومت کو ریلیکٹنٹ تھی شروع سے ہی کہ ہم نے اس میں بات بھی کرنی ہے نہیں, لیکن حکومت کو فریق بنا لیا گیا, اس میں ان کو نوٹس چونکہ جاری ہو گیا. تو اس میں آج صبح تک کی یہی خبر تھی کہ فروغ نسیم آئیں گے اور ان کی جو انٹری ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. فروغ نسیم جو ہے, جو 7-3 سے فیصلہ آیا تھا وہ کیس فروغ نسیم نے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جیتا تھا, تو فروغ نسیم صاحب کا اس کیس میں دلائل نہ دینا بھی حکومت کی اس کیس میں ایک ناکامی کی ایک بڑی وجہ دکھائی دیتا ہے. کیونکہ فروغ نسیم نے اس گورنمنٹ کے دوران جو 1-2 بڑے کیسز میں وہ پیش ہوئے, انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں, لیکن اس میں حیران کن طور پہ ظاہر ہے اس میں ابھی فروغ نسیم صاحب نے آنا تھا, سننا تھا, لیکن جج صاحب نے ریٹائر ہونا تھا. عدالت بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ معاملہ 30 سے پہلے ختم ہو, تو اس میں اٹارنی جنرل جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ پیش ہوتے رہے, اگرچہ انہوں نے بڑے اچھے دلائل دیے, عامر رحمان صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے, لیکن اس میں ایک جو بڑا سٹرونگ پوائنٹ تھا کہ مسز سرینا عیسیٰ کو سنا نہیں گیا, ان کو یعنی سنا گیا تھا لیکن انفارمل طریقے سے سنا گیا تھا, وہ خود آ گئی تھی. تو اس پر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک عمارت بنی تھی, لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ ایک انفارمیشن تو آ گئی نا, ایک انفارمیشن آ گئی, اس انفارمیشن میں اب قانونی طور پہ تو وہ ساری عمارت گر گئی, لیکن کیا FBR اس پہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عادل بڑائچ صاحب, سینئر صحافی, ہم سے جو اس کیس کی تمام ڈیٹیلز ہیں یا پھر جو کچھ پہلو تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے. اس کے اوپر ہم لیگلی بھی جو ہے وہ ایک نقطہ نظر شامل کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عدالتی تاریخ میں بہت ہی کم ایسے مقدمات کی تعداد ہے جہاں پر اکثریت نے نظر ثانی کی اپیلوں میں جو اپنا اصل والا فیصلہ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہو. آج عدالتی ریفرنس پر جو فیصلہ 3 کے مقابلے میں 7 ججز نے دیا تھا وہ کالعدم ہوا ہے, اور FBR کی تحقیقات, کارروائی اور رپورٹ بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے. اسی ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحب. مجھے بتائے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب اس فیصلے کو, کیا لگتا ہے آپ کو, ونس اینڈ فار آل ختم ہو گیا یہ معاملہ, یا پھر حکومت نیا ریفرنس لا سکتی ہے, یا پھر لانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیے, یہ جب فیصلہ ہوا تھا تو اسی وقت
वक्त मैंने ये सोचा था कि ये गलत फैसला हुआ है, अच्छा। खास तौर से टू द एक्सटेंट कि उन्होंने कहा कि ये FBI को रेफर किया जाए और FBI इन्वेस्टिगेशन करे और फिर वो शेयर करे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। ये फैसला गलत था क्योंकि एक दफ़ा रेफरेंस क्वाश हो गया, जो प्रेसिडेंट ने भेजा था क्वाश हो गया, ख़त्म हो गया रेफरेंस। उसके बाद ये ऑर्डर जो पास हुआ था ये इसकी ज़रूरत नहीं थी और ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया। तो जो रिव्यू जब होता है, देखिए अपील अलग चीज़ होती है, रिव्यू अलग चीज़। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जो होता है वो उस सूरत में होता है कि अगर कोई चीज़ ऑन द सरफेस, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, वो कानून के खिलाफ हो या आइन के खिलाफ, उस सूरत में रिव्यू होता है। सही है। आमतौर से रिव्यूज जो हैं वो 95% तो डिसमिस हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज यकीनन कानून के खिलाफ है या प्रोसीजर के खिलाफ है तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती हैं कि वो उसको सेट असाइड कर दे। तो इस केस में तो ये साफ जाहिर था कि जब वो हुआ था, बल्कि मुझे याद है कि मुझे कुछ लाहौर के दोस्तों ने फोन किया तो मैंने उनको बताया कि ये आप लोगों को फौरन जाके स्टे लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन उन्होंने देर कर दी और स्टे नहीं लिया और इस वजह से ये इस मौके पे पहुंचा कि आज ये फैसला हो गया। तो ये तो गलत था, फैसला गलत था, नहीं करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में ये जो अभी जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल सही फैसला गलत था, नहीं करना चाहिए था। जैसे ये जो हुकूमत की हिकमत अमली थी वो उसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रही हुकूमत इसको लेकर के, तो हुकूमती हिकमत अमली पर क्या राय है आपकी? कि हुकूमत की बात देखिए, जो सारे प्रॉब्लम ये था कि ये जो फैजाबाद का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ये सारे इश्यूज हुए थे। उस फैजाबाद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो फायज ईसा साहब ने जो जजमेंट दी तो वो बिल्कुल जिसका जजमेंट देनी चाहिए उन्होंने दे दी। उसके खिलाफ उन्होंने फिर रिव्यू फाइल की गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने क्यों रिव्यू फाइल की ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बसूरत उनके कुछ मुहर्रकात होंगे। कोई चंद लोग चाहते नहीं थे कि फैज ईसा साहब जो हैं वो जुडिशरी में रहें और इवेंचुअली उनका चांस है चीफ जस्टिस होने का और चीफ जस्टिस बने, नहीं चाहते थे। तो ये सारी कार्रवाई उस सिलसिले में की गई थी। सही है। और मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुरखरू हुई कि उसने इस किस्म का फैसला दे दिया। उसके बाद ये साबित हो गया कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे साहब मुख्तलिफ माहिरीन कानून और या मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से एक ये चीज़ भी सामने आ रही है कि शायद अब सदर पाकिस्तान को अपने अहदे से ना इसके बाद अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो क्या वाकई ऐसा होना चाहिए या फिर कोई पाबंदी होगी उनके ऊपर कि उनको जो है, या फिर अखलाकी तौर पर ही? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सदर पाकिस्तान है उसके पास कोई पावर्स नहीं। अच्छा। आप पता नहीं याद है आपको नहीं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया था फजल अली चौधरी साहब प्रेसिडेंट होते थे, आपको याद होगा। और जब फजल अली चौधरी साहब प्रेसिडेंट होते थे तो उनके बाहर दीवार पे लिखा हुआ था कि फजल अली चौधरी को रिहा करो। ये प्रेसिडेंट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी कोई पावर्स नहीं होती। अच्छा। लेकिन कानूनी तौर पर जब कोई रेफरेंस, जब कोई चीज पेश होती है प्रेसिडेंट के सामने तो प्रेसिडेंट को अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। तो उस सूरत में जो भी फैसला करें, गलत या सही, लेकिन उसकी वजह से उन पर कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने फैसला किया, अभी राय दे सकती है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। जस्टिस डाइट शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ही अहम फैसला आज हमारे सामने था। बात की हमने कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से भी। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है अब वो दोबारा से इंटरेस्टेड है PDM में आने के लिए। पहले तो एक दूसरे की तरफ से शराइत लगाई जा रही थी और काफ़ी रूड किस्म का रवैया था, माना नहीं जा रहा था। और लेकिन अब ये खबर आई है कि शायद पीपल्स पार्टी दोबारा से इंटरेस्टेड है PDM में आने के लिए। कामर ज़बान कायरा साहब हमारे साथ एक ब्रेक के बाद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कितनी हकीकत है इस खबर में और क्या इरादे हैं। मरियम नवाज साहबा का भी एक बड़ा ही अहम इंटरव्यू सामने आ चुका है। तो अब क्या वाकई चीज़ें आसान हो गई पीपल्स पार्टी के लिए? नून लीग और पीपल्स पार्टी एक नुक्ते पर आ गई। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर से सरगर्म होने के लिए कोशां है। इसी तनाजुर में आसिफ अली जरदारी के मोतमदे खास सेनेटर क़य्यूम सुमरू ने गुज़श्ता दिनों 3 बार मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में पीडीएम के मुस्तकबिल और पीपी नून लीग इख्तलाफात पर बात हुई है। ज़राए ये भी बताते हैं कि क़य्यूम सुमरू ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुंचाया है। साबिक सदर के मोतमदे खास ने पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान से कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मानकर आगे बढ़ा जाए। फजल रहमान सेनेट में ऑपोजिशन लीडर पर पीपी के इकदाम से ताहाल नाराज हैं। पीपल्स पार्टी के रवैये के बाइस नून लीग और JUI-FA ऑपोजिशन लीडर मानने और आगे बढ़ने पर आमादा नहीं है। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए बाप से वोट लेने पर नोटिस भी भेजा गया था, जिसके नतीजे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नोटिस को फाड़ कर फेंका था और यूं जो हुकूमत के इस्तीफा लेने आए थे वो खुद ही एक दूसरे से इस्तीफे जो है वो भेजने में लगे रहे। Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। पीडीएम और पीपी में इख्तलाफात उस वक्त सामने आए जब मुस्लिम लीग नून और JUI-FA ने तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफों का मुतालबा कर डाला, जबकि पीपी ने इस्तीफों को मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से जोड़ दिया था। कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएं, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। और फिर इस मीटिंग में लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सेनेट इलेक्शन आया और पीडीएम ने बॉयकॉट करने की बजाय इलेक्शन लड़ने की तैयारी की। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपने उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद की सीट से कामयाब करवाने के बाद पीडीएम का सहारा लेते हुए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़ा किया, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए और हुकूमत के हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी इलेक्शन जीत गए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद जब सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की बारी आई तो मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार आजम नज़ीर तारड़ को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खड़ा किया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनपी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो कि हुकूमती हिमायत याफ्ता पार्टी थी की सपोर्ट से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर कामयाब करवा लिया और पीडीएम को खबर तक नहीं होने दी। इसी तरह हुआ कुछ यूं कि हुकूमत को घर भेजने वाली पीडीएम अपनी ही साजिशों का जो है वो शिकार हो गई। इस टूटी हुई पीडीएम को जोड़ने के लिए मौलाना फजल रहमान सरगर्म है। आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीडीएम पूरी ताकत के साथ मौजूद है और गलत अंदाज में पीडीएम छोड़कर जाने वाले अपनी गलती तस्लीम करें और फैसले पर नजरसानी भी करें। हमारे कुछ साथी उन्होंने गलत अंदाज के साथ पीडीएम को छोड़ने की बात की है, लेकिन उनको जो हमने नजरसानी की अपील की है उस अपील पर हम अब भी कायम हैं। हम चाहते हैं कि वो नजरसानी करें इस सूरत हाल पर और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लें और तस्लीम। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इजलास में फैसला हुआ है कि रमजान और मुबारक के बाद पूरी कुव्वत के साथ अवामी राबते का आगाज किया जाए और एक बाकायदा सरबराही इजलास बुलाया जाए जिसमें इस हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाए। हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। खबरें ये आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के मोतमदे खास डॉक्टर क़य्यूम सुमरू मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं और
یہ بھی پتا چلا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس پی ڈی ایم میں آنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے. کتنی حقیقت ہے اس خبر میں؟ ایسی کوئی خبر میرے علم میں نہیں ہے جی. قیوم سمرو صاحب اچھا زرداری صاحب کے معتمد ضرور ہیں اور وہ رابطے بھی ملتے ملاتے بھی رہتے ہیں مختلف لوگوں سے, لیکن وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں اور کوئی خاص پیغام لے کے گئے ہیں, ایسی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے. نہ ہی اگر ہوتی تو یقیناً ہمارے علم میں ہوتا. اور ہم کوئی پی ڈی ایم سے الگ ہے نہیں. ہم نے پی ڈی ایم سے الگ ہونے کا اس تحرک سے, اس تحریک سے, اس جو ایک کوشش تھی کہ حکومت سے جان چھڑائی جائے اس ملک کی, پیپلز پارٹی تو اس کے ساتھ تھی اور ہے. اس کے اوپر جو صورتحال ایوالو ہوئی اس پہ ہم نے اس پہ احتجاج کیا. جو کچھ صورتحال ہمارے ساتھ کی گئی اور اے این پی کے ساتھ کی گئی, اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کو ریٹیفائی کیا جائے, لیکن ہم تو کوئی اس سے الگ تھے نہیں. اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے تئیں یا باقی کچھ جماعتیں اپنے تئیں اپنے فیصلے کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اب تو ایک اور سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود سوچنا ہوگا کہ مریم بی بی کے اس انٹرویو کے بعد جو انہوں نے ایک نجی چینل کو دیا, اس کے بعد تو مسلم لیگ کی پوزیشن واضح ہو گئی کہ وہ اس حکومت سے نہ مرکز میں جان چھڑانا چاہتے ہیں. کے بعد قائرہ صاحب اب جبکہ نون لیگ کا موقف وہیں آ گیا جہاں پر پیپلز پارٹی کا موقف ہے, تو پھر جو ہے وہ کہاں تک چانسز ہیں ریکنسائل کرنے کے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو پہلے سے پی ڈی ایم میں تھے, لیکن دوسری طرف اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد مولانا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم چھوڑ کر جانے والے اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور فیصلے پر نظر ثانی کریں, مطلب استعفیٰ واپس لیں. تو کیا واپسی کے لیے پیپلز پارٹی لے گی استعفے واپس؟ دیکھیے ہمیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو احتجاج پہ استعفے دیے ہیں, ہم نے کوئی شوق پہ استعفے تو نہیں دیے. ہم نے تو اس خط کے جواب میں جو ایک سو کارڈ ایک خط لکھا گیا, شوکاز دیا گیا ہمیں, جو کہ غیر قانونی کام تھا, جو کہ ایک مروجہ طریقہ کار ہے اتحادوں کا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے خلاف احتجاجن دیا ہمیں. اس کے بعد پھر تلخ ماحول بھی شروع ہو گیا, پھر گفتگو اور بیان بازی بھی شروع ہو گئی. لیکن ہم تو کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ پہلو تہی کر رہی تھی مسلسل, اور ہمارا تو بڑا واضح خیال تھا کہ ہم اس حکومت کو پنجاب میں بھی گرا سکتے ہیں, مرکز میں بھی گرا سکتے ہیں. لیکن اب آپ واضح ہو گئی نا بات, اب تو انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا, ہمارا کہنا یہ کیفیت چھوڑیے. اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھنا چاہیے, ہمارے وہ بزرگ ہیں, بڑا ان کا احترام ہے, لیکن اب وہ خود سوچے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے. لگ رہا ہے قائرہ صاحب کہ پی ڈی ایم استعفوں کے معاملے پر سے ہٹتی بھی نظر آ رہی ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بات سے ہٹ جائے گی کہ میاں صاحب کی جو ہے وہ واپسی ہونی چاہیے؟ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, تھا میاں صاحب سے. بالکل ایک ڈسکشن تھی, اس ڈسکشن میں ایک سپر آف موومنٹ پہ یہ آیا کہ جی اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ بھی واپس آ جائیے, پر سارے مل کے حکومت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, جیلیں بھرتے ہوئے تجویز کے طور پہ آیا. ہم نے تو کوئی کنڈیشن امپوز نہیں کی, ہم تو تحریک پہ قائل تھے, ہم تو لانگ مارچ پہ قائل تھے اور ہیں. ہم اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہتے تھے, لانا چاہتے ہیں. پنجاب حکومت کے خلاف, اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف, اور اگر ہماری عدالتوں سے بات بن گئی تو واہ بھلا. اور اس بات کے اوپر بھی آپ لوگ قائم ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ ایٹم بام کی طرح ایک آخری حل جو ہے وہی ہے, یا پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ ہے وہ سندھ میں حکومت نہیں چھوڑنا چاہتی, اور چونکہ مسلم لیگ نون کا یا جے یو آئی فے کا کوئی سٹیک نہیں ہے, تو اس لیے نقصان تو جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہوگا. اور ویسے بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ اچیو کر چکے ہیں, چاہے وہ حکومتی اراکین سے ووٹ ہوں یا پی ڈی ایم سے یوسف رضا گیلانی کے لیے ہوں, چیئرمین نہیں تو اپوزیشن سینیٹ صحیح. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اب اپنا کام پورا کر چکی ہے, یہی کامیابی ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے گیلانی صاحب کا چیئرمین سینٹ وہ بن چکے ہیں, وہ تو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کے لیے ہم عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, عدالتوں سے انصاف کی توقع کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اپنی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم نے تو اس کو آخری آپشن کے طور پہ پہلے بھی رکھا تھا. ہم تو استعفوں سے بفر نہیں کر رہے تھے, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے تو استعفوں والی بات جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. اب تو مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے.
اس کے صحیح، بعد ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اور اہم نقطہ کہ مریم نواز صاحبہ کے وہ جو امپورٹنٹ انٹرویو ہے اس کے بعد تو پھر میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ پھر اب جو ہے وہ کیا بات ہوگی، کیونکہ لگ بھگ یہ ایک ہی موقف ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا، اب شاید کوئی اختلاف کی وجہ نہیں رہی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.